दिल्ली में G20 सम्मेलन रविवार को खत्म हो गया। 9 और 10 सितंबर को हुए इस सम्मेलन में कई ऐसे ऐतिहासिक समझौते हुए जो आने वाले दिनों में भारत समेत दुनिया के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। इनमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के मेगा प्लान से लेकर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ब्रिटेन के साथ FTA पर वार्ता, ग्लोबल वार्मिंग और भारत की पहल पर दक्षिण अफ्रीका को G20 में पहली बार शामिल किया जाना जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NBC भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। G20 सम्मेलन में भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी भी मिली। भारत ने चीन को करारा झटका भी दिया है। चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने रेल, सड़क और जहाज मार्ग से यूरोप तक पहुंचने की एक विशाल कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार कर दी। लगे हाथ इटली ने भी BRI प्रोजेक्ट से हाथ खींचने का संकेत दे दिया। दरअसल G20 सम्मेलन में जिस IMEC प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया, उसमें भारत और मिडिल ईस्ट के साथ यूरोपीय देश भी शामिल हैं। अब आइए बिना देने की ये समझते चलते हैं कि क्या है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। इस कॉरिडोर के कई बहुआयाम हैं। यह पूरी दुनिया को जोड़ने की दिशा में एक बड़ा फैसला है, जिसके तहत भारत के पोर्ट को जलमार्ग के जरिए UAE से जोड़ा जाएगा। इसके बाद UAE को सड़क और रेल रूट से सऊदी अरब से जोड़ा जाएगा। इसके आगे यह जॉर्डन से जुड़ेगा और फिर जॉर्डन को सड़क और रेल रूट की मार्फत इजराइल से जोड़ा जाएगा। वहीं इजराइल से भूमध्य सागर होते हुए यह इटली से भी जुड़ेगा और फिर इटली को सड़क और रेल रूट से फ्रांस से जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि चीन जिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट पर 10 साल से काम कर रहा है और पानी की तरह पैसे फेंक रहा है, इस कॉरिडोर के फैसले से उसके मंसूबे पर भी पानी फिरा है। चीन अब तक इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च कर चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि नया रेल कॉरिडोर चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम कसेगा। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि यह गेम चेंजिंग निवेश है। इस कॉरिडोर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह पूरी दुनिया के संपर्क और सतत विकास को एक नई दिशा देगा, एक नई दशा तय करेगा। आने वाले समय में यह भारत, मध्य पूर्व, यूरोप के आर्थिक एकीकरण और एक प्रभावी माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि अब हम सभी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साझेदारी पर पहुंचे हैं, जिसका मकसद चीन की बेल्ट एंड रोड का मुकाबला करना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे एक गेम चेंजिंग क्षेत्रीय निवेश बताया है। FTA पर ब्रिटेन से आश्वासन मिला है कि G20 समिट में भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से काम करने पर सहमति जताई गई। इस मुद्दे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्यालय से एक बयान जारी किया जाता है, जिसमें बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच FTA मुद्दे पर सार्थक बातचीत हुई। बातचीत के इस समझौते में सकारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा की गई। यह बताया गया कि इससे दोनों देशों के व्यापार को फायदा होगा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के नेताओं ने आपसी हितों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि दोनों देशों में मुक्त व्यापार को लेकर जल्द ही कोई समाधान निकल सकता है। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत आए थे। आपको यह भी बता दें कि दक्षिण अफ्रीका भी G20 का स्थायी सदस्य बन चुका है। G20 के स्थायी सदस्य के तौर पर दक्षिण अफ्रीका का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह भारत की पहल से ही संभव हो सका। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका G20 समूह का 21वां सदस्य देश बन गया। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 सदस्य का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख अजाली ओसोमानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लग गए। पीएम मोदी ने कहा कि G20 के परिवार के स्थायी सदस्य के तौर पर अफ्रीकी संघ का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इससे G20 ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत होगी। भारत की इस पहल का दुनिया भर में बड़ी सराहना भारत को मिली है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा कि यह सही दिशा में कदम उठाया गया, जो महाद्वीपीय की प्राथमिकताओं
और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में रखने का अवसर प्रदान करता है। खास बात यह है कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन यूरोपीय यूनियन के साथ साथ चीन ने भी किया था। G20 सम्मेलन में भारत को कनाडा में बढ़ते खालिस्तानी खतरे पर अपनी बात रखने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच खालिस्तान के खतरनाक मंसूबों को लेकर गंभीर चर्चा की, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दुनिया में शांति बनाने और ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए कनाडा कदम आगे बढ़ाने को तैयार है। इस दौरान कनाडा में भारत के खिलाफ बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों पर जब सवाल पूछा गया तो ट्रूडो ने कहा कि उनका देश शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं देता। आगे ट्रूडो कहते हैं कि कनाडा कुछ लोगों की हरकतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस दौरान जस्टिन ट्रूडो भारत की प्रगति की भी सराहना करते हैं और कहते हैं कि हर एक मुद्दों पर दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं। तुर्की भी भारत का मुरीद हो चला है। पहले तो तुर्की भारत की विरोध करता था, भारत विरोधी देशों में होता रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर चुका तुर्की G20 सम्मेलन में भाग लेने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन भारत की मेजबानी की जमकर तारीफ करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था और कई दूसरे क्षेत्रों में भागीदारी और बढ़ने की संभावना है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी चिंतन हुआ G20 समिट में। G20 में दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें क्षेत्रीय अखंडता, देशों की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, शांति और स्थिरता की रक्षा का आह्वान किया गया। इसी दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के दुष्प्रभाव पर भी चिंता जताई गई और एकजुट होकर एक दिशा में, सही दिशा में रचनात्मक पहल की जरूरत पर भी बल दिया गया। दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना के अनुरूप यूक्रेन में न्याय संगत और टिकाऊ शांति की पहल जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को कायम रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण को लेकर भी सकारात्मक चर्चा होती है। G20 समिट में यूरोपीय आयोग ने सदस्य देशों से 2030 के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य तय करने का आग्रह किया। G20 नेताओं के सम्मेलन में वन अर्थ सत्र को संबोधित करते हुए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित है, इसलिए इसका निदान भी इंसान ही कर सकता है। उन्होंने सदस्य देशों को याद दिलाया कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के अपने लक्ष्य से चूकने वाले हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अब काफी करीब आ चुका है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत देने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बेबाक आवाज बुलंद करेंगे कि G20 समिट के जरिए भारत की दुनिया में साख कितनी बढ़ेगी, कैसे भारत नित नए प्रगति के आयाम गढ़ेगा, कैसे दुनिया में भारत की ताकत अलग पहचान बनाएगी, कैसे जल्द ही विश्व गुरु बनकर भारत छा जाएगा। नमस्कार।